गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने नेक्स्ट जो लास्ट क्लास थी उसमें जो है चैप्टर पढ़ा था भारतीय कला कृतियाँ, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आधा पढ़ा दिया था, आधा आज पूरा करते हैं। भाग फर्स्ट आपको दे दिया था, आज भाग सेकंड में इसको पूरा कर देंगे। ठीक है, इसके कुछ शब्दार्थ यहाँ लिखे हुए हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। बाहुल्य अधिकता, तिल्या मोटी छीके, प्रोत्साहन बढ़ावा, फलक लकड़ी का तख्ता जिस पर जो है चित्र बनाया जाता है। लकड़ी का एक तख्ता होता है और उस पर क्या बनाया जाता है? चित्र। ज्यामिति रेखा गणित जिसे ज्योमेट्री कहते हो आप। उकेरना यानी उभारना। वंशानुक्रम यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी। वक्र यानी सोने चांदी को कूट कर बनाई गई पतली सी परत होती है। सोने चांदी को बिल्कुल कूट दिया जाता है और उसके बाद एक पतली सी परत बनाई जाती है। पुरातत्ववेता, पुरातत्व की जानकारी रखने वाला। पुरातत्ववेता समझते हो? पुरातत्व का मतलब होता है जो है पुरातत्व की जानकारी रखने वाला, मतलब जो है पुरानी जो हमारी संस्कृति थी उसकी चीज़ों को खोज कर निकालना और उसके बारे में हमें जानकारी देने वाला, वो होता है पुरातत्ववेता। ठीक है, उसी के आगे हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तंजावुर कला, जिसमें हमने पहले जो पढ़ा था उसमें हमने थंगक कला पढ़ी थी। उसके बाद हमने तंजावुर कला शुरू कर दी थी। तो उसमें हमने पढ़ा था कि 18वीं शताब्दी में तंजावुर प्रांत में मराठों का शासन था और मराठा रजवाड़े में कला और संस्कृति को आश्रय और प्रोत्साहन देने की अद्भुत परंपरा थी और उस काल में तंजावुर कला शैली का भरपूर विकास हुआ। थंगक तो पढ़ चुके थे, जिसमें क्या बताया था मैंने आपको? थंगक में क्या बताया था? बौद्ध धर्म के बारे में उस शैली में बताया गया था। परंतु ये जो नेक्स्ट थी उसमें किसके बारे में? मराठों के बारे में। तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तंजावुर कलाकृतियों का मूल फलक कटहल की लकड़ी से बना होता है। फलक मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लकड़ी का एक बड़ा सा तख्ता होता है, उसको कहते हैं फलक, तो जिस पर चित्र बनाया जाता है। तो तंजावुर कलाकृतियों का मूल फलक कटहल की लकड़ी से बना होता है। कटहल का जो पेड़ होता है ना, उसकी जो लकड़ी होती है उससे बना होता है। मूल फलक पर गोंद से गत्ते को चिपकाकर सूती कपड़ा जमाया जाता है। मतलब मूल फलक पर, जो मूल फलक होता है ना मेन, उस पर क्या होता है? पहले गोंद चिपकाते हैं, ठीक है, गम जिसे आप बोलते हो, गत्ते, उस पर गत्ते को चिपकाया जाता है, कवर चिपका कर उस पर सूती जो है कपड़ा जमाया जाता है। उस पर सूती कपड़ा जो है उसको जमाया जाता है और सूती कपड़े पर चूने के पत्थर का लेप किया जाता है। ठीक है, और इस सतह को चिकने पत्थर या सीप से घिसकर समतल बनाया जाता है। बिल्कुल चिकना कर दिया जाता है, बिल्कुल समतल बनाया जाता है। और पूरा चित्र उकेर लेने के पश्चात, उकेरना का मतलब होता है उभारना, बनाना। ठीक है, उकेरने के बाद पूरा चित्र जब उकेर देते हैं उसके बाद जो है जिन स्थानों पर रंगीन पत्थर या रत्नों के रंग को भरना है उन्हें खाली छोड़ दिया जाता है। मतलब चित्र बनाने के बाद जहाँ जहाँ हमें रंगीन पत्थर लगाने हैं या रत्नों के रंग भरने हैं, रत्न समझते हो ना, हीरा पन्ना, वो सब रत्न ही है, तो उनके रंग भरने, उनके कलर भरने हैं, तो वहाँ पर क्या कर दिया जाता है? खाली छोड़ दिया जाता है। बाद में कच्चे चूने के पत्थर और गोंद के महीन मिश्रण को खाली स्थान में भरकर उसके ऊपर रत्नों और कीमती पत्थरों की जड़ाई की जाती है। जड़ाई की जाती है मतलब उनको चिपकाया जाता है। और रत्नों के किनारों पर सोने के वक्र को इमली की गोंद से चिपकाया जाता है। सोने के वक्र मतलब आप समझते ही हो, पतली परत यहाँ बनाया गया है, पूरी तरह से उसको पीस दिया जाता है और फिर क्या बनाई जाती है? एक पतली सी परत बनाई जाती है। जड़ाव का काम पूरा हो जाने पर, मतलब पूरे ही जो भी पत्थर है, कीमती पत्थर, रत्न, उनको अच्छे से जड़ दिया जाता है और उसका काम पूरा होने के बाद, पूरा हो जाने पर वनस्पति से तैयार रंगों की सहायता से नरम ब्रश द्वारा कलाकृति को पूरा किया जाता है। मतलब बहुत ही नरम, बहुत ही कोमल, ठीक है, उसको ऐसा ब्रश लिया जाता है और उससे वो पूरा चित्र बनाया जाता है। ठीक है,
तंजावुर चित्रों के विषय धार्मिक और पौराणिक कथाओं से लिए जाते हैं। मतलब धार्मिक और पौराणिक कथाएं, मतलब वही रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, ये सब क्या है, ये हमारी कथाएं ही हैं, तो इनसे लिए जाते हैं। इस शैली में नवनीत कृष्ण मतलब मक्खन लिए बाल कृष्ण की छवि, मतलब अभी तक कृष्ण छोटे से बच्चे हैं और हाथ में उनके क्या है, मक्खन है, ऐसा चित्र बनाया जाता है। और राम राज्याभिषेक के चित्र सर्वाधिक लोकप्रिय है। जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था, मतलब उनको सिंहासन पर बिठाया गया था, तब जो है उनका जो चित्र है वो भी इसमें बनाया जाता है। समय के साथ इस शैली में अब कुछ नए विषयों के चित्र भी बनने लगे। पहले तो क्या बनते थे, धार्मिक और पौराणिक, परंतु अब कुछ नए विषय भी लिए जाने लगे हैं। रत्नों व सोने की बारीक कारीगरी के कारण ये कलाकृतियाँ बहुमूल्य है। क्या है, बहुमूल्य है। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें रत्न भरे जाते हैं, सोने की बारीक परत लगाई जाती है, इस कारण ये बहुत कीमती हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में वर्ली जाति के आदिवासियों का निवास है। अब आगे क्या पढ़ते हैं अपन, महाराष्ट्र का जो ठाणे जिले हैं उसमें वर्ली जाति के आदिवासियों का निवास है। वहाँ कौन रहती है, वर्ली जाति, जो एक आदिवासी जाति है वो वहाँ रहती हैं। इन आदिवासियों द्वारा विकसित लोक कला को वर्ली लोक कला के नाम से जाना जाता है। हमने तंजावुर पढ़ा, थंगक पढ़ा, अब तीसरी कौन सी पढ़ रहे हैं, वर्ली। ठीक है, और वर्ली लोक कला की प्राचीनता के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि ये लिपि से पूर्व अस्तित्व में आ चुकी थी। लिपि से पूर्व मतलब जब तक इसको लिखा नहीं गया था उससे पहले ही ये अस्तित्व में आ गई थी। मतलब पहले ये जो है लोक कला हमारे सामने आ गई थी। अभी तक तो इसके बारे में कुछ लिखा भी नहीं था, उससे पहले भी हमारे सामने आ गई थी। पुरातत्ववेताओं का मानना है कि ये कला 10वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुई। कब हुई, 10वीं, ठीक है, 10th सेंचुरी। वर्ली क्षेत्र में हिंदू, मुसलमान, पुर्तगाली और अंग्रेज सभी का शासन रहा है। वर्ली क्षेत्र में किन किन का शासन रहा है, हिंदू, मुसलमान, पुर्तगाली और अंग्रेज सभी यहाँ पर राज करके गए हैं और सभी ने इस कला को सदैव प्रोत्साहन दिया है। मतलब सभी ने इस कला को उत्साहित किया है, सभी ने इस कला के लिए कुछ ना कुछ किया ही है। वर्ली कलाकृतियाँ विवाह के समय विशेष रूप से बनाई जाती है। वर्ली जो कलाकृति होती है ना, विशेष तौर पर कब बनाई जाती है, जब विवाह होता है, शादी होती है, तब बनाई जाती है। इन्हें शुभ सगुन माना जाता है। मतलब एक अच्छा सगुन माना जाता है और इनके बिना विवाह की परंपरा अधूरी मानी जाती है। अगर ये नहीं बनाई जाती है तो ऐसा माना जाता है कि विवाह की जो परंपरा है वो अधूरी है। और इन कलाकृतियों में चित्रकला को त्रिकोण आकृतियों में ढले आदमी और जानवरों के माध्यम से चित्रित किया जाता है। मतलब इन कलाकृतियों में क्या होता है, चित्रकला को त्रिकोण आकृतियों में ढले, मतलब एक त्रिकोण बनाया जाता है और आदमी और जानवरों के माध्यम से चित्रित किया जाता है। ज्यामिति की तरह बिंदु और रेखाओं से बने इन चित्रों को महिलाएं घर में मिट्टी के दीवारों पर बनाती हैं। मतलब जिस प्रकार रेखा गणित, मतलब ज्योमेट्री में आप देखते हो कि एक बिंदु को एक रेखा से मिलाया जाता है, वैसे ही घर में महिलाएं इसको क्या करती है, मिट्टी को दीवार पर जो है बनाती है। ठीक है, मिट्टी से बनाती है और इस कलाकृति में सीधी रेखा कहीं भी नज़र नहीं आती। आप देखना कि ये जो कलाकृति होती है ना, इसमें कभी भी कोई सीधी रेखा नज़र नहीं आएगी। रेखाएं बिंदु से बिंदु को जोड़कर खींची जाती है। मतलब एक बिंदु से दूसरा बिंदु जोड़कर रेखाएं खींची जाती है और इन्हीं के सहारे आदमी, प्राणी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ढोल नगाड़े, बाजे तासे, खेत, बच्चे, स्त्री आदि बनाए जाते हैं, सभी बनाए जाते हैं। सामाजिक गतिविधियों को गोबर मिट्टी में लेपी हुई सतह पर चावल के आटे को पानी में घोलकर बनाए गए गोल से रंगा जाता है। मतलब सामाजिक गतिविधियों को किससे, गोबर मिट्टी, गोबर जो गाय का गोबर होता है वो और मिट्टी दोनों मिक्स कर देते हैं और उस पर लीप दी जाती है और सतह पर मतलब ऊपर चावल के आटे को पानी में घोलकर बनाए गए गोल से रंगा जाता है।
सामाजिक अवसरों के अतिरिक्त दिवाली, होली के उत्सव पर भी घर की बाहरी दीवारों पर चौक पर बनाए जाते हैं। जो यहाँ पे देखो आपको चित्र नज़र भी आ रहा है, इस तरह से बनाई जाती हैं। और ये सारे त्यौहार खेतों की कटाई के समय ही आते हैं, इसलिए इस समय कला में भी ताज़े चावल का आटा प्रयोग किया जाता है। मतलब उसी समय हम क्या करते हैं, खेती करते हैं, जब ये त्यौहार आते हैं तभी तो चावल भी जो है नए नए होते हैं, उसी समय बोए हुए होते हैं, तो ताज़ा जो चावल होते हैं उसी का आटा होता है और उसी से वो बनाया जाता है। रंगने का काम अभी भी पौधों की छोटी छोटी तिल्लियों से किया जाता है। तिल्लियाँ मैंने आपको बताई है, एक जो है लकड़ी होती है लंबी सी, उसके बारे में बताया गया है। दो चित्रों में अच्छा खासा अंतर होता है, मतलब दो चित्र एक जैसे नहीं होते, उनमें कोई ना कोई फ़र्क जरूर होता है, कोई ना कोई अंतर जरूर होता है। एक एक चित्र अलग अलग घटनाओं को दर्शाता है, हर एक चित्र अलग अलग घटना को दर्शाता है। ऐसा नहीं कि सेम जो है घटना बताए, नहीं, अलग अलग घटना बताई जाती है। वर्ली कलाकृतियों का सफ़र घर की गोबर मिट्टी की सतह वाली दीवार से शुरू होकर आज की तारीख में कैनवास तक आ पहुंचा है। मतलब पहले क्या बनता था, गोबर और मिट्टी की जो दीवार होती थी ना, उस पर बनाया जाता था, लेकिन आज इसको किस पर बनाया जा रहा है, कैनवास पर बनाया जा रहा है। इस लोक कला का चित्रण अब प्रिंट माध्यम से साड़ियों, चादरों आदि की छपाई और धागे से कढ़ाई के रूप में भी किया जाने लगा है। आप देखते हो बहुत सी साड़ियों पे, चादरों पे और जो धागे से कढ़ाई की जाती है वो आपको दिखाई देती है। मधुबनी लोक कला बिहार, अब ये यहाँ तक हमने कौन सी पढ़ी, वर्ली कला, और उससे पहले कौन सी पढ़ी थी, तंजावुर कला, और उससे पहले थंगक कला। अब अपन फोर्थ पढ़ रहे हैं मधुबनी लोक कला, जो बिहार क्षेत्र में है। कहाँ पे है, बिहार क्षेत्र में। मधुबन का अर्थ है माधुर्य वन अथवा शहद उद्यान। वन का मतलब समझते हो, बगीचा, ठीक है, उद्यान। तो मधुबन का अर्थ है माधुर्य वन, मतलब मधुर से भरा, मधुरता से भरा हुआ वन। इसका मतलब आप ये भी ले सकते हो शहद से भरा हुआ बगीचा। राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के लिए प्रसिद्ध इस कला का सीधा संबंध माधुर्य से है, मधुरता से है, शहद से है, प्रेम से है, ठीक है। तो राधा कृष्ण की जो प्रेम लीला है उसको बताया गया है। और ये कला आम केलों के झुरमुट में कच्ची झोपड़ियों से घिरे हरे भरे तालाब वाले इस गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मतलब यहाँ पर क्या है, ये कला आम केलों के झुरमुट, झुरमुट मतलब आम केलों के जो पेड़ है उसके झुरमुट है, कच्ची झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, हरे भरे तालाब हैं, और ये उन्हीं गाँवों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, मतलब परंपरा से चलता आ रहा है। ये आसपास के मिथिला क्षेत्र में भी प्रसारित है, मतलब बिहार में तो है ही, और बिहार के पास जो मिथिला है उसमें भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। विद्यापति की मैथिली कविताओं की रचना स्थली इस कला अंचल में मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा और सहरसा जिले भी हैं। मतलब ये सारे ज़िले जो बिहार में ही हैं, जैसे अपने राजस्थान में बहुत सारे ज़िले हैं, वैसे बिहार में भी बहुत सारे ज़िले हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, मिथिला, ठीक है, सहरसा, ये सारे क्या हैं, ज़िले हैं। तो यहाँ पर भी इस कला का विकास हुआ है। मधुबनी की कलाकृतियाँ तैयार करने के लिए हाथ से बने कागज को गोबर से लीपकर उसके ऊपर वनस्पति रंगों से पौराणिक गाथाओं को चित्रों के रूप में उतारा जाता है। मतलब क्या किया जाता है, मधुबनी कलाकृतियाँ तैयार करने के लिए हाथ से बने कागज को गोबर से लीपकर, मतलब हाथ से जो बना हुआ कागज होता है ना, उस पर क्या लीप दिया जाता है, गोबर लीप दिया जाता है, और उसके ऊपर वनस्पति रंगों से, मतलब प्राकृतिक रंगों से पौराणिक गाथाओं को चित्रों के रूप में उतारा जाता है। मतलब जो जो पौराणिक गाथा है, राधा कृष्ण की है, श्री राम की है, उन सब कथाओं को क्या किया जाता है, एक चित्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। कलाकार अपने चित्रों के लिए रंग स्वयं तैयार करते हैं और बांस की तिल्लियों में रुई लपेटकर तुलिकाओं को भी स्वयं तैयार करते हैं, ठीक है। मतलब बांस की तिल्लियों में, बांस यानी लकड़ी की जो तिल्लियाँ होती है उसमें रुई लपेटते हैं,
क्या लपेटते हैं? रुई। और तुलिकाओं को भी स्वयं तैयार करते हैं। और इन कलाकृतियों में तुलिकाएं मतलब समझते हो, रंग भरने की जो तुलिकाएं होती है ना, मतलब रुई से रंग भरते हैं, वो तुलिकाएं। और इन कलाकृतियों में गुलाबी, पीला, सिंदूरी यानी लाल, और सुगापंखी यानी हरा रंगों का प्रयोग होता है। ज़्यादातर इन रंगों का प्रयोग इनमें होता है। काला रंग ज्वार को जलाकर प्राप्त किया जाता है। जो ज्वार होता है ना, उसको जलाया जाता है, फिर काला रंग हमें मिलता है। या फिर दिए की कालिक को गोबर के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। या फिर दिया बुझने के बाद जो कालिक बच जाती है, उसको गोबर के साथ मिलाया जाता है और फिर इस काले रंग को तैयार किया जाता है। पीला रंग हल्दी और चूने की बरगद से बनता है कि पत्तियों के दूध में मिलाकर तैयार किया जाता है। और पलाश व टेसू के फूल में नारंगी, कुसुम के फूलों में लाल और बेल की पत्तियों से हरा रंग बनाया जाता है। मतलब अलग अलग फूलों से अलग अलग रंग बनाए जाते हैं। जैसे पलाश और टेसू के फूल से क्या बनाया जाता है? नारंगी रंग। और कुसुम के फूलों से लाल रंग, और बेल की पत्तियों से क्या बनाया जाता है? हरा रंग। जो बेल होती है ना, उससे जो हरे हरे पत्ते होते हैं, उनसे क्या बनाया जाता है? हरा रंग। और रंगों को स्थायी और चमकदार बनाने के लिए उन्हें बकरी के दूध में घोला जाता है। मतलब अगर उसको स्थायी मतलब हमेशा के लिए रखने के लिए, रंग क्या होते हैं? फिर उतर जाते हैं। परंतु अगर आप बकरी के दूध में उसको मिला देवे ना, तो वो जो है हमेशा बने रहेंगे और चमकदार भी होंगे। कैसे होंगे? चमकदार। ठीक है। मानव और देवी देवताओं के चित्रों के साथ साथ प्राकृतिक विषय, आकृतियाँ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और ज्यामितीय आकारों को इस कला में विशेष स्थान दिया गया है। सभी को इस कला में विशेष स्थान दिया गया है। तोते, कछुए, मछलियाँ, सूर्य, चंद्रमा आदि मधुबनी कला के प्रिय विषय है। मतलब इन सभी के चित्र उसमें बनाए जाते हैं। तो भारतीय पौराणिक अवतारों की आधार झलक इनमें स्पष्ट दिखाई देती है। बाँस, फूल, कमल, लताएं और स्वास्तिक धन धान्य की समृद्धि के लिए शुभ मानक चिन्ह चित्रित किए जाते हैं। ठीक है। तो हर तरह के जो भी अशुभ शुभ जो भी हैं, वो सब यहाँ पर चित्रित किए जाते हैं। और दीवार और कागज़ के साथ ये कला मिट्टी के पात्रों, पंखों और विवाह के अवसर पर प्रयुक्त होने वाले थाल और थालियों पर भी की जाती है। मतलब विवाह के अवसर पर जो थाली सजाई जाती है, उसमें भी इस कला का प्रयोग किया जाता है। भारतीय समृद्ध कला परंपरा के ये नमूने हैं। इनके अतिरिक्त ऐसी कला शैलियाँ विभिन्न अंचलों में प्रचलित है। अंचलों का मतलब समझते हो? विभिन्न एरियो में, गाँव में जो है ये प्रचलित है। हजारों लाखों लोक कला धर्मियों ने वंशानुक्रमानुसार अपना जीवन कला को समर्पित किया है। वंशानुक्रमानुसार समझते हो? मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जो इस कला में हुए, उनके बच्चों ने भी इस कला को क्या किया? आगे बढ़ाया। और इन कलाकारों के त्याग और समर्पण से ही कलाएं जीवंत, मतलब इन कलाकारों ने अपना त्याग, अपना समर्पण दिया, तभी ये कलाएं हमें जीवित नज़र आती हैं। तो यहाँ हमने 4 कलाएं पढ़ी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी? थंगक कला, जिसमें भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में जो भी चित्र है, जो भी शिक्षा है, वो सब बनाए जाते हैं। फिर तंजावुर शैली पढ़ी, जिसमें श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्रण किया गया। राम का राज्याभिषेक का चित्रित किया गया, जो कहाँ पर हुई है? तंजावुर, तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। उसी के साथ नेक्स्ट हुई महाराष्ट्र में, जिसको वर्ली कला कहते हैं, जो विवाह के अवसर पर बनाई जाती हैं, जो मिट्टी की दीवार पर गोबर से बनाई जाती है। साथ ही साथ चौथी जो हमने पढ़ी है, 4th नंबर, वो है मधुबनी कला, जो राधा कृष्ण के माधुर्य प्रेम की झलक दिखाती है। तो इसके साथ ही हमने जो है इसके साथ ये चैप्टर पूरा होता है। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे गूगल मीट या व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। कुछ भी परेशानी हो तो बता सकते हैं। और जो है
इस चैप्टर में कहीं भी आपको किसी भी लाइन में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे गूगल मीट पर पूछ लेना। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज है और जो व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।